गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अर्थात डीएनए पुनर्योगज तकनीक के टूल नंबर 2 पर आज एकत्रित हुए हैं। और बच्चों, आज मैं जो अपनी पिछली कक्षा में हमने एक टूल पढ़ा था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि डीएनए को छोटे छोटे खंडों में या टुकड़ों में विभक्त करने का कार्य करते हैं और जिनको मॉलिक्यूलर सीजर्स या आणविक कैंचियां कहते हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। और आज हम अपने इस लेक्चर में एक और टूल, एक और उपकरण, वाहक यानी वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण उपकरण या महत्वपूर्ण औजार है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, ये कैरी करने का काम करता है, वहन करने का काम करता है। अर्थात किसी स्पेसिफिक डीएनए खंड को, विशिष्ट डीएनए के टुकड़े को, खंड को किसी स्पेसिफिक सेल या कोशिका के अंदर स्थानांतरित करने का काम, ले जाने का काम करता है। परिभाषा की दृष्टि से अपन देखें तो a vector is an area of DNA that can join another DNA part without losing the limit of self replication। बहुत दो तीन बातें जो इसके अंदर छुपी हुई हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और वो बातें ये हैं कि ये डीएनए है का टुकड़ा ही है, स्वयं जो वाहक है, जो वेक्टर है, वो स्वयं एक डीएनए का खंड है जो कि एक और डीएनए के खंड के साथ जुड़ने की योग्यता या क्षमता रखता है विदाउट लूजिंग लिमिट ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, अपनी स्वयं की प्रतिकृति की क्षमता को खोए बिना। यानी यहां पर तीन बातें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं कि यह स्वयं एक डीएनए का खंड है, दूसरी बात ये दूसरे किसी भी डीएनए के खंड को अपने आप में जोड़ने की क्षमता रखता है, और तीसरी बात है इसके खुद के पास सेल्फ रेप्लिकेशन यानी स्व प्रतिकृति की क्षमता होती है, जो दूसरे डीएनए के जुड़ने पर भी समाप्त नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी विशेषताओं में से एक है। और जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, वेक्टर में किसी भी होस्ट सेल या परपोषी कोशिका जिसके अंदर इसको प्रवेशित कराया जाएगा, वहां पर जाकर प्रतिकृति या रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है। उसके बाद हम अगली बात देखें तो इसके पास, इस वेक्टर के पास कन्वीनियंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की साइट्स होती हैं। अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होने के कारण यह उन एंजाइम्स के कारण खंडों में विभक्त हो जाएगा, तथा खंडों में विभक्त होने के कारण किसी भी फॉरेन डीएनए को या टारगेट डीएनए को सरलतापूर्वक लाइगेट कराया जा सकेगा या जोड़ा जा सकेगा। और एक और इंपॉर्टेंट जो आप टर्म देख रहे हैं, इनके पास सेलेक्टेबल मार्कर्स होना आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम ये जज कर पाते हैं, ये पता लगा पाते हैं कि उस वाहक डीएनए के अंदर फॉरेन डीएनए या टारगेट डीएनए जुड़ पाया है अथवा नहीं, उसके साथ समावेशित हो पाया है अथवा नहीं। और एक और बहुत अच्छी जो प्रॉपर्टी वेक्टर या वाहक के बारे में कही जाती है कि ये बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और आसानी से इसको पृथक किया जा सके। अब आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, और जो बहुत ही पॉपुलर प्रकार के जो वेक्टर्स या वाहक हैं उनमें से जैसा आप देख पा रहे हैं, प्लास्मिड सबसे पहले लिखे गए हैं। तो प्लास्मिड्स जो है सबसे सामान्य और कॉमन प्रकार के व्हीकल्स हैं, क्लोनिंग व्हीकल्स हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं वेक्टर्स में बैक्टीरियोफेजेस को भी यूज किया जाता है, वायरसेस को भी यूज किया जाता है, और उसके अलावा
स्मॉल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को भी एज ए वेक्टर यूज किया जाता है. Most of the vectors contain sequences that allow them to be replicated autonomously within a compatible host cell. ये वही लक्षण है, ये वही प्रॉपर्टी है. अधिकांश वाहक या वेक्टर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि किसी भी होस्ट सेल में जाकर सरलतापूर्वक प्रतिकृति या रेप्लिकेट करने की योग्यता रखते हैं. अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा है. ऑल क्लोनिंग वेक्टर्स हैव इन कॉमन एटलीस्ट वन यूनिक क्लोनिंग साइट. किसी भी जो वेक्टर है क्लोनिंग वाहक है उसके पास कोई ना कोई एक क्लोनिंग साइट का होना आवश्यक है, रेस्ट्रिक्शन साइट का होना आवश्यक है, अर्थात वह स्थल जहां पर कि कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर के कार्य कर सके, अर्थात वो उसको कट कर सके. और कार्य कर सकने के लिए आपको याद ही है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस या अभिज्ञान स्थलों का होना आवश्यक है. The most useful vector have several restriction sites grouped together in a multiple cloning site. देखिए जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, ज्यादातर जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं यानी जो वाहक होते हैं, उन वेक्टर्स के अंदर एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स होती हैं. एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिकॉग्निशन सीक्वेंस या अभिज्ञान स्थल होते हैं. तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स एमसीएस कहते हैं उनको, ताकि यदि एक एंजाइम से उसके अंदर कट उत्पन्न ना हो, दूसरा अथवा तृतीय भी काम में लिया जा सकता है. आप यहाँ पर जो चित्र के माध्यम से स्लाइड में प्रदर्शित है और देख पा रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन सा क्लोनिंग वेक्टर है, वाहक है PUC18, जो कि 2686 बेस पेयर्स का बना हुआ है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर MCA से कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रेस्ट्रिक्शन साइट्स एक साथ यहाँ पर उत्पन्न होती हैं. और ये जो आप देख पा रहे हैं मार्कर्स भी हैं इनके पास, क्लोनिंग साइट जो है रेप्लिकेशन की वो होती है. तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रकार का एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है. आइए अब हम कुछ वेक्टर्स या वाहक के प्रकारों के बारे में केवल नाम जानने की चेष्टा करते हैं. जैसा अभी पहले मैंने बताया, जो कॉमन वेक्टर्स में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रकार है वह प्लास्मिड्स होते हैं. उसके अलावा बैक्टीरियोफेजेस, जीवाणुभोजी वायरस होते हैं. उसके अलावा कुछ वायरस होते हैं जो सीधे सीधे ही एज ए वेक्टर या वाहक काम में लिए जा सकते हैं. कुछ शटल वेक्टर्स भी होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में सामान्य रूप से रेप्लिकेट कर सकते हैं. कुछ आप जैसा चित्र में देख पा रहे हैं YAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स होते हैं, और कुछ आपके BACs भी होते हैं जो यहाँ लिख नहीं पाया हूँ मैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. तो ये कुछ खास तौर के वेक्टर्स हैं जो कि प्रयुक्त किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर. आइए अब हम उनमें से प्लास्मिड वेक्टर्स के बारे में एक चर्चा करते हैं. तो देखिए जैसा आप लोग भी जानते होंगे, प्लास्मिड्स ज़्यादातर जीवाणु कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले छोटे से DNA अणु होते हैं जो कि सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड प्रकृति के होते हैं, और जो कि मुख्य DNA से, जीवाणु के मुख्य DNA से, जिसको कि बैक्टीरियल DNA कहते हैं, उससे पृथक होते हैं, अलग होते हैं. ठीक है, और ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और इनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से जीवाणु कोशिका की किसी भी प्रक्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और छोटे अणु होते हैं. प्राकृतिक रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर ये नेचुरली पाए जाते हैं, और ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं. यूकेरियोटिक कोशिकाओं में इनका अभाव होता है, जैसे कि यीस्ट वगैरह है, उनमें जरूर ये कुछ पाए जाते हैं. और जैसा मैंने आपको बोला कि इनके पास जीन्स की संख्या भी बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन इनको एज ए वेक्टर बहुत अच्छे से बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स में काम में लिया जाता है.
जैसा अब आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, ये तो रहा बच्चों बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो कि मेन जीनोम है बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका का, लेकिन ये जो अतिरिक्त जीनोम पड़ा हुआ है, अतिरिक्त डीएनए खंड जो पड़ा हुआ है, यही प्लास्मिड है। और साइज देख रहे हैं आप, बहुत छोटा है, और यही एज ए वेक्टर काम में लिया जाता है। अब देखिए प्लास्मिड्स जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से इनके पास रेप्लिकेशन की या प्रतिकृति की अद्भुत क्षमता होती है यदि किसी होस्ट कोशिका में इनको पहुंचा दिया जाए तो। और इनके पास कई प्रकार के जीन्स भी पाए जाते हैं जो कि स्पेशली एंटीबायोटिक्स वगैरह से रेजिस्टेंस दिलाते हैं। टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, केरामाइसिन, इन तरह की जो एंटीबायोटिक्स होती है उनसे रेजिस्टेंस या प्रतिरोधक क्षमता दिलाते हैं, और यही प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण उन क्षेत्रों को मार्कर जीन्स या सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। आइए अब हम एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल प्लास्मिड वाहक का है जिसे हम अध्ययन करने की चेष्टा करते हैं, वो है आपका PBr 322। ये बहुत ही वर्सेटाइल टाइप का प्लास्मिड है, वेक्टर है, जो कि प्रयोगशाला में डेवलप किया गया था बच्चों। और यहाँ जो P देख रहे हैं आप प्लास्मिड है, B जो है वो बॉलीवर है, और R जो है वो रॉड्रिगेज हैं। और ये उन्होंने अपने सुविधा से जो प्रयोग संख्या 322 है उसको इसके साथ नामांकित किया है। तो ये उन्होंने स्वयं ने डिज़ाइन किया हुआ एक तरह का वाहक है, वेक्टर है, प्लास्मिड ही है ये। इसके अंदर जो मॉड्यूल्स होते हैं उनमें से एक मॉड्यूल ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, एक होता है ROP जीन जो कि विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण करता है, जो कि एंजाइम्स होते हैं और रेप्लिकेशन वगैरह में काम में आते हैं। उसके अलावा इसके पास 2 मार्कर जीन्स भी हैं, और वो मार्कर जीन्स जो हैं वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस दिलाने का कार्य करते हैं। और वो जो मार्कर जीन है उनको रेस्पेक्टिवली हम AMPR और TETR नाम से जानते हैं। और इनके पास कई यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स भी होती हैं। अब यहाँ चित्र के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि ये जो पर्पल कलर से जो ये 2 रीजन्स बता रखे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, दिस इज AMPR यानी एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस दिलाने वाला सेलेक्टेबल मार्कर, और एक और सेलेक्टेबल मार्कर जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस दिलाता है वो है। आप जो गौर करने वाली बात है वो देख लें, इन दोनों ही मार्कर रीजन के अंदर दो अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। AMPR मार्कर के अंदर PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट है, जबकि TETR रीजन के अंदर BAM H1 और SAL H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये रहा इसका ORI मॉड्यूल, यानी इस मॉड्यूल की वजह से DNA की प्रतिकृति होना यहाँ से संभव होता है, जबकि ये वाला जो मॉड्यूल देख रहे हैं आप ROP, इसके अंदर कई विशेष प्रकार के प्रोटीन्स बनाने की क्षमता होती है। तो ये बहुत ही पॉपुलर प्रकार का प्लास्मिड वेक्टर है जो कि आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर डिजाइन किया गया था, और कई सारे प्रयोगों में इसको सम्मिलित भी किया गया है। तो बच्चों ये एक और टूल है जो कि DNA पुनर्योगज तकनीक अर्थात रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर प्रयुक्त किया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन इसके ऊपर ये भी बनते हैं कि आप वाहक क्या होते हैं, वाहक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और कोई एक वाहक के विशेष मॉड्यूल्स यानी उनके जो घटक या भाग हैं उनकी संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। मुझे लगता है कि ये लेक्चर भी आपके लिए उपयोगी ही साबित हुआ होगा। पुनः एक बार पूर्व लेक्चर्स की भांति यदि कोई शंका है तो आप कृपया ग्रुप के अंदर उसको साझा कर सकते हैं, प्रयास करेंगे समाधान करने का। थैंक यू सो मच।